का आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात ममता की नसीहत पर हो रही सियासत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा का दोष बीजेपी के सिर मढ़ दिया है और कहा कि नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे हुए हैं। ममता का बयान आते ही जेडीयू ने इस पर पलटवार किया और कहा ममता कम से कम नीतीश को नसीहत ना दे। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या तुरंत दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जान बचाने के लिए कई हिंदू परिवारों को बंगाल से पलायन कर झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में धिड़क रही हिंसा की आंच से अब बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। नीतीश कुमार पर ममता के बयान पर जेडीयू नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि नीतीश को ममता बनर्जी नसीहत ना दे, क्योंकि नीतीश के 20 साल के राज में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल का हाल पूरा देश देख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। बंगाल में जो आज खून खराबा हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मुर्शिदाबाद अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। जिंदगी मानो पटरी से उतर गई हो। आम लोगों की चहलकदमी से ज्यादा मुर्शिदाबाद की सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या दिख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार, हाजीपुर से प्रफुल्ल और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हो गई है। बनर्जी बंगाल में जिस तरह से हालात बना के रखे हो, बंगाल नहीं लगता है बांग्लादेश या पाकिस्तान हो गया है और उनको वही पसंद है। ये इस देश के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश के हालात हो, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हालत हो। पूरे देश की जनता हर चीज देख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने की देरी हो, लेकिन एनडीए के नेता पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी और पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जिस पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30
फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं दानापुर में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस को झोला टांगने वाली पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हैसियत बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू की तरह है। आज तक तेजस्वी जी और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल है, उनको लग रहा था कि कांग्रेस झोलटंगा पार्टी है, झोला टांगने वाला पार्टी है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को अगर थोड़ा भी अपना सम्मान बचा हुआ है तो वो झोलटंगा पार्टी से अलग हटे। और आज तक झोला ढोने का काम किया राजद का कांग्रेस बिहार के अंदर, और धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त भी हो रहा है। राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा कि आज तक जो भी नेता कांग्रेस का बना, यहां पर कांग्रेस को मजबूत नहीं किया। धीरे धीरे कांग्रेस की छवि हो गई थी कि वो राजद का झोला ढोए, और अभी भी झोलटंगा पार्टी है कांग्रेस बिहार में। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को सीएम फेस बताया गया, और अब कांग्रेस अपनी हैसियत बता रही है। लेकिन बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए की ही जीत होगी और सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। पटना में ठीक है, करे बैठे कोई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है, और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं अटकलों पर सहनी की सफाई की। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और महागठबंधन के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ये दावा किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। दिलीप जायसवाल के एक बयान को वीआईपी की ओर इशारा बताया गया, तो वीआईपी प्रमुख ने कह दिया कि दिलीप जायसवाल से वो 200 कदम दूर रहना पसंद करते हैं। बुधवार का दिन बिहार की सियासत में कयासों और बयानबाजी का दिन रहा। सुबह सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया कि महागठबंधन में सभी दल संतुष्ट नहीं हैं, और कुछ लोगों ने उनसे संपर्क बनाकर रखा है। अगर हालात बिगड़े तो वे एनडीए में भी आ सकते हैं। कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है, और वो लोग हमारे संपर्क में भी। दिलीप जायसवाल के इस बयान को वीआईपी की ओर इशारा बताया जाने लगा, पर वीआईपी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी ने कड़े लहजे में इसे खारिज करते हुए दिलीप जायसवाल से 200 कदम की दूरी बना ली। और मैं चिराग जी से भी आग्रह करूंगा कि आप डरिए नहीं, आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र हैं, और अपना अधिकार पूरा 35-40 सीट लीजिए, आपका उतना क्षमता है 40 सीट लेने का। जायसवाल जी भी आपके टच में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उनसे तो कभी नहीं। क्यों? वो जहां रहेंगे ना, उससे 200 कदम पीछे हम मुड़ के निकलेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। मुकेश सहनी ने उल्टा एनडीए के घटक दलों को सलाह दे दी और कहा कि बीजेपी मेरे नाम से मांझी और चिराग की पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है। अब इस बयान पर सियासत तो होनी ही थी। तो मैं तो कहूंगा कि आप गलत गठबंधन में हैं,
उस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल दलितों का कहाँ सम्मान करती है? आप देख लीजिए ना, लगातार दलित समाज पर कहीं न कहीं उनके स्वजातीय गठबंधन के लोग जो हैं राजद के, वही अत्याचार कर रहे हैं, रोज पलायन हो रहा है। तो पहले तो उनको भी सलाह देनी चाहिए उनको ना। इस तरह की खबरों को उड़ा करके आप तेजस्वी को बार्गेन करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल को बार्गेन करना चाहते हैं, वो करें, लेकिन हमको कृपया सलाह न दें। हम अपने गठबंधन धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया अलायंस के लोग अपनी विफलता को, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्व को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। साहब, कौन आपको बुला रहा है? आप तो खुद लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं। आप आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए का कुनबा बड़ी मजबूती के साथ बिहार में लगातार काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि एनडीए किस तरह से वक्फ संशोधन में पूरा एनडीए का एक एक दल चट्टानी ताकत के साथ खड़ा रहा। वे बिहार में ही एनडीए के 5 घटक दल के अध्यक्ष हर जिले में प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि आगे विधानसभा तक होगा। सीट शेयरिंग पर सलाह की सियासत तूल पकड़ती जा रही है। मुकेश सहनी मांझी और चिराग को सलाह दे रहे हैं, तो एनडीए के नेता मुकेश सहनी को अपनी परवाह करने की नसीहत दे रहे हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे और उसकी तैयारी को लेकर हो रहे कार्यक्रम की। देखिए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में ये पीएम मोदी का दूसरा बिहार दौरा होगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी को कई योजनाओं की सौगात देने के लिए कार्यक्रम भी बिहार में रखा गया है और उनके स्वागत की तैयारी को भव्य बनाने में एनडीए के सभी घटक दलों का सहयोग दिखाई दे रहा है और इसके लिए लगातार मीटिंग भी हो रही है। बिहार का मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र इस बार बीजेपी के टारगेट पर है और इस टारगेट को पूरा करने का जिम्मा उठाया है बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। मधुबनी से पीएम मोदी मिथिलांचल और कोसी के 14 जिलों को साधने की तैयारी में है। पीएम मोदी की जनसभा में करीब 5 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। बीजेपी के साथ साथ जेडीयू, एलजेपी-आरवी, हम, आरएलएम के नेता घर घर जाकर लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री नीरज बबलू और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीएम के दौरे को भव्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 534 प्रखंड जो है इस बिहार के, सभी प्रखंड उस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा से वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे और पूरे बिहार का एक एक प्रखंड वर्चुअली प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनेगा। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है, तो कहीं न कहीं आज पूरा उत्साह का वातावरण मधुबनी के लोगों में भी दिख रहा है, मिथिला के लोगों में भी दिख रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि एनडीए के सभी घटक दल पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की ग्रैंड तैयारी क्यों कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में 6 महीने से कम समय बाकी है। एनडीए ने बिहार में 225 प्लस का टारगेट सेट किया है। पीएम मोदी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं। सीमांचल और कोसी में एनडीए की पकड़ रही है। 2020 में इन इलाकों में प्रदर्शन अच्छा रहा। बड़ी जीत के लिए यहाँ बेहतर प्रदर्शन जरूरी है और पीएम मोदी के सभा से अभियान का मोमेंटम सेट होगा। मधुबनी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मधुबनी में पीएम मोदी की सभा ऐतिहासिक बनाने को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अनोखे अंदाज में दिखे। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर आम लोगों को पीएम की सभा में आने के लिए न्योता दिया है और इसके लिए आमंत्रण कार्ड भी दिया। इस दौरान गोपाल जी ठाकुर ने सरकार की चल रही योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी। आज गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक विरोल हाटगाछी में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी माननीय धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ आए और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है विदेश्वर स्थान मधुबनी जिला के NH के पास, उसमें गौरा बोराम क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने निर्णय लिया है। हजारों हजार की संख्या में उसमें शिरकत करने जाएंगे और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक होने वाला है। और चलिए बात कर लेते हैं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की। पूर्व आईपीएस अधिकारी नूरुल होदा ने वीआरएस लेकर वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान होदा ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में मुसलमानों की आवाज बनेंगे और उनके लिए काम भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी को सरल और सुलभ नेता भी बताया। वीआरएस लेकर आज वीआईपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि 18% मुस्लिमों को वॉइस देना और उनका प्रतिनिधित्व करना, और वीआईपी पार्टी प्रमुख से मेरी बात हुई है। उन्होंने जैसे नेतृत्व के क्या गुण होते हैं, सरल हो और उपलब्ध हो, सुलभ हो, तो ये तीनों खूबियां श्री मुकेश सहनी जी में हैं। वो सरल भी हैं, सुलभ भी हैं, उपलब्ध भी हैं। इधर बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई तेज कर दी है और इसी को लेकर निलंबित अधिकारी प्रिंस राज के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट भी सामने आई है। खबर को समझाने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना होगा। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ प्रिंस राज के ठिकानों पर छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। शेखपुरा और मधुबनी जिलों में कार्रवाई के दौरान 90% आय से अधिक संपत्ति मिली है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी में सीओ प्रिंस राज के मधुबनी आवास की भी तस्वीर सामने आई है। छापेमारी में कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिनकी जानकारी उन्होंने सरकारी स्तर पर नहीं दी थी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट को शक है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला और बढ़ सकता है। प्रिंस राज को 2019 में बिहार सरकार के राजस्व सेवा में सीओ के पद पर बहाल किया गया था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीओ ने 2 बार मैट्रिक की परीक्षा दी है और दोनों बार अलग अलग नाम से पास की है। 2004 में धर्मेंद्र कुमार के नाम से, 2006 में प्रिंस राज के नाम से मैट्रिक परीक्षा पास की है। दोनों सर्टिफिकेट स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जब्त कर लिए हैं। मधुबनी में छापेमारी और निलंबित सीओ प्रिंस राज के पिता ने बताया कि विजिलेंस की टीम ने 3 घंटे तक जांच की और अलमारी में रखे कागजात निकालकर अपने साथ लेकर चली गई। कल के हमको घर का तलाशी करना है। अच्छा। तो सब घर को तलाशी किया है, गोदरेज को तलाशी किया है, नीचा पूरा घर मतलब तलाशी किया है, इसके बाद ऊपर सब किया है। कितना घंटा तक जांच चल रहा है तकरीबन? बता दें कि सीओ प्रिंस राज पर पहले से ही गड़बड़ियों के आरोप थे। राज्य सरकार ने कुछ ही सप्ताह पहले उन्हें पद से निलंबित भी कर दिया था। शुरुआती जांच में लेन देन और अघोषित संपत्तियों का पता चला था। उन्हीं को आधार बनाकर SVU ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर ये कार्रवाई की है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने इस कार्रवाई पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। शेखपुरा से अजित सिन्हा और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और अब खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मणि से ये खबर, जहां अचानक महादलित टोले में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों के जिंदा झुलसकर मौत की खबर आई है। घटना में करीब 30 घर जलकर खाक हो गए। घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। मृतक की पहचान मनोज पासवान की 12 साल की बेटी ब्यूटी, 8 साल का बेटा विपुल, राजनीति पासवान की 9 साल की बेटी सृष्टि और छोटू पासवान की 5 साल की बेटी अंशिका के रूप में की गई है। बच्चे लोग घर में थे और बच्चा उल्टा दिशा में भाग गए। बच्चा बाहर नहीं, वो सोचा अंदर जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, और उसी के क्रम में 4 बच्चा जो है सो कैजुअलिटी हो गई है। 3 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। सभी का उम्र लगभग 10 वर्ष से नीचे ही माना जा रहा है। संपत्ति तो लगभग जितना भी था एक भी कुछ नहीं बचा है। घर पूरा जल के राख हो चुका है। हाँ, बच्चों का मृतक की पहचान हो चुकी है। 4 बच्चे हैं और उनका रिपोर्ट हो रहा है। वो लोग रिपोर्ट बना रहा है। बच्चे के 4 अभी तक सब बरामद हुए हैं। और चलिए अब आपको पटना से बड़ी खबर दे दे। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को अंतिम काउंसलिंग का मौका मिला है। 28 अप्रैल को अंतिम काउंसलिंग होगी। 2 चरणों की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह मौका दिया जा रहा है और इसके बाद अब काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी किया गया है। अब अप्रैल में टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की नहीं होगी पोस्टिंग। 9 मार्च को ही 95% अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला था। अब 10 मई तक हो सकेगा स्कूल आवंटन, ये जानकारी आ रही है। मई महीने में सभी की ज्वाइनिंग भी हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। बेहद अहम खबर टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए। अभी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन आपको जानकारी दें कि बताया जा रहा है कि 10 मई तक स्कूलों का आवंटन हो सकता है और मई महीने में सभी की ज्वाइनिंग भी हो सकती है। और वहीं ज्वाइनिंग की मांग को लेकर एक बार फिर से बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय पहुंच गए, जहां सभी ने शिक्षा विभाग से टीआरई 3 का स्कूल आवंटन और सफल अभ्यर्थियों की जल्द ज्वाइनिंग की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 9 मार्च को ही सभी को नियुक्ति पत्र मिल गया और उसके बाद भी बेरोजगार बने बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग कोई जवाब नहीं दे रहा। सभी ने 20 अप्रैल तक हर हाल में स्कूल आवंटन पत्र जारी करते हुए इसी महीने में ज्वाइनिंग कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने, आपको दिखाते हैं। टीआरई 3 के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं और लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ फिजिकली रूप से सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 में पास हुए हैं, वो अब शिक्षा विभाग कार्यालय में प्राइमरी डायरेक्टर से लेकर निदेशक माध्यमिक और एसीएस विद्यार्थी से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। हर हाथ में आवेदन है और एक ही डिमांड है कि जल्द ही पोस्टिंग किया जाए। यानी अब तक स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो अधूरी है, इसके साथ साथ ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है। ये बताइए, आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कोई जवाब मिला? सर अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला, हमें बस लेटर का इंतजार है। हमें तारीख को मिला था ज्वाइनिंग लेटर? 9 मार्च को मिला था सर। यस सर। 1 महीने से अधिक हो गए। यस सर। क्या जवाब यहाँ मिल रहा है? आप लोग गई है अंदर? अभी तक तो नहीं गया। नहीं कर लें, किन्हीं से मिले? हाँ मिले थे, 11 तारीख को मिले थे। तो साहिला मैम ने कहा था कि जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन जल्द कब होगा ये इंतजार का घड़ी है, जो कि 14 महीनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, उसके बाद भी अभी तक नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्द स्कूल में हम लोग ज्वाइन कर लें, यही चाहते हैं। और स्कूल अलॉटमेंट जल्द हो, इसी महीने में हो। हाँ जी, हम लोग चाहते हैं कि पत्र जारी हो, जल्दी जल्दी स्कूल में योगदान कराया जाए हम लोग का। जब नियुक्ति पत्र मिल ही गया है तो अब हमें स्कूल में योगदान करवानी चाहिए। साथ ही सर जो कि पहले से प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग संस्थान में कहीं कहीं कार्यरत थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उनको एक उम्मीद मिला कि अब मेरा पदस्थापना हो जाएगा, स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन मिलने के बाद 9 मार्च के बाद भी अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग इन लोग को मिला नहीं। रोजगार मिलने के बाद ही बेरोजगार जैसा लग रहा है। जी सर, जी सर। लोग यहाँ पहुँची हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्या लग रहा है इस महीने में हरी झंडी मिल जाएगी? यस सर, हम लोग तो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि इस वीक में, इस मंथ में कि हम लोग का कुछ हो जाए और कोई लेटर निकले 20 तारीख से पहले तक, क्योंकि हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते सर। इनफ इज इनफ। बिल्कुल, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब यही डिमांड कर रहे हैं कि पहले स्कूल आवंटित किया जाए, इसके साथ साथ
पोस्टिंग किया जाए और ज्वाइनिंग कराया जाए। जाहिर है 9 मार्च को ही अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था, हालांकि वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि मतलब रोजगार मिलने के बाद भी अपने आप को ये लोग बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब इंतजार सहा नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार सरकार से ये लोग गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, ट्विटर पर भी कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि अभी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। ये लोग चाह रहे हैं कि जो भी हो डेट के बारे में पत्र जारी किया जाए, ताकि ये पता चले कि स्कूल आवंटन कब होगा और सरकार ज्वाइनिंग कब करवा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आपको पटना से बड़ी खबर दे दे। किन्नरों के 2 गुटों के बीच झड़प और मारपीट की खबर है। मारपीट में कई किन्नरों को चोट भी आई है। लालची टोला इलाके की घटना बताई जा रही है। गांधी मैदान थाने में एक गुट ने इस बात की शिकायत की। आवेदन देकर अब देखिए कार्रवाई की मांग की गई है। किन्नरों के 2 गुटों के बीच झड़प की खबर। मारपीट में कई किन्नरों को चोट भी आई है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। लालची टोला इलाके की यह घटना है। आवेदन दिया गया है, अब कार्रवाई की मांग हो रही है। पुलिस इस पूरे मामले में अब जानकारी जुटा रही है कि आखिर किस मसले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 गुटों को आपस में भिड़ना पड़ गया। आवेदन देकर कार्रवाई की मांग और आपको बताएं कि 2 गुटों के बीच ये झड़प की खबर। लगातार पटना से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। लालची टोला इलाके की घटना, जहां किन्नरों के 2 गुटों में आपसी झड़प हो गई। गांधी मैदान थाने में इस बात की शिकायत दी गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड शिप्रा के साथ।